हे गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट का जो आपका प्रवक्ता संवर्ग का जो अरिहंत की बुक है उसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो वेलकम ऑल ऑफ यू क्यूट्रिक। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, जिससे जब भी नया सेशन अपलोड होगा या लाइव लिया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा लेट सेशन शुरू हुआ है क्योंकि जो अरिहंत की बुक के क्वेश्चन थे, यदि मैं उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट करता, आई मीन फोटो जो स्कैन करके दे करता, तो बहुत ज्यादा ब्लर हो जा रही थी इमेज। तो मैंने अधिकतर क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं बुक से, जितने क्वेश्चन ले पाए, अप्रॉक्स 30 के आसपास क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं आज। तो सभी क्वेश्चन मैंने खुद टाइप किए हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और फिर लिखा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, हाँ जी, सारे क्वेश्चन बुक के हैं आपके। यदि किसी के पास बुक है तो आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, 1 मिनट का और वेट करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, कम ऑन गाइस। ओके, तो जितने लोग जुड़ गए हैं उनका नुकसान नहीं करते हैं, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, आरिफ के अरिहंत की जो बुक है जो स्पेशली बनी है आपके लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए, उसी के क्वेश्चन हैं सारे। लेकिन सारे आज केवल मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, कल हम लोग रीजनिंग वाले क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको यूआई यानी यूजर इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हुआ लगेगा आपको। एक नया ट्रायल किया है मैंने, जिससे आपको विजिबिलिटी और अच्छी हो और थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगे। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे और आप लोगों को पसंद आएगा। 800 एंड 1100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल क्या है। इस बार पहले हिंदी है फिर इंग्लिश है, क्योंकि जो बुक है वो आपकी हिंदी में है तो ऊपर हिंदी लिखा हुआ है और नीचे आपका पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपकी बुक की तरह, जैसा कि आपके बुक में है वैसा ही सेम क्वेश्चन है। 800, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 79 बिटवीन 800 एंड 1100। चलिए कोशिश करिए सॉल्व करने की, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग प्रयास करिए क्वेश्चन को करने का, जल्दी से, कम ऑन। कम ऑन गाइस, आर यू गाइस एबल टू डू दिस क्वेश्चन? थोड़ा सा अनुमानित क्वेश्चन है, यानी आपको अंदाजा लगाना है। लगभग 30 क्वेश्चन है, जल्दी करिए। क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, ज्यादा वेट नहीं करते हैं। देखिए, आपसे क्या कहा गया, आपसे ये कहा गया है कि 800 और 1100 के बीच में जितने भी संख्याएं ऐसी हैं जो 79 से विभाज्य हैं, यानी 79 से भाग हो सकती हैं, उनका आपको योगफल निकालना है। तो अब आपको यहाँ पे एक अंदाजा लगाना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 800 से लेके 1100 के बीच में विभाज्य हो सकती हैं, यानी 79 के मल्टीपल आपको निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 800 है, अब यानी 79 यदि मैं इंटू 10 करता हूं, एक अनुमानित हम करते हैं, तो ये आपका 790 आता है, जो कि 800 से पहले आता है। फिर यदि मैं 79 इंटू 11 करता हूं, तो 9 और 7 16, यानी आपका आ जाएगा 869। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद यानी 869 इसके बीच का नंबर है, एक नंबर आपका ये आ गया। फिर 79 इंटू 12 में करूंगा, तो 12 9 108, कैरी हो जाएगा 10, 12 7 आपका कितना होता है 84 और 10 94, 948, ये नंबर भी इसके बीच में है। फिर मैं करूंगा 79 इंटू 13। ठीक है, 13 9 से कितना होता है 117, कैरी हो गया 11, 13 7 जा 91, 91 और 11 यानी 101 102, 1027 हो गया। फिर अब देखो ये 1027 आ गया और ये 1100 है, यानी बहुत दूरी नहीं है। यानी ये तीन ही नंबर ऐसे होंगे जो 800 और 1100 के बीच में पूरी तरह से डिवाइड होंगे, विभाज्य होंगे। यानी इन सबका आपको एडिशन निकालना था, यानी 869 प्लस 948 प्लस 1027। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बुक में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, कर सकते हैं आप लोग। तो एडिशन जल्दी से हम लोग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 9 और 8 17 और 7 7 14 हो गया, 4 हो गया यहाँ पे।
ठीक, कैरी 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, ठीक है, 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 0 9 9 और 8 17 हो गया, और फिर ये 8 हो गया, एक और एक 2 हो गया, 2844 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल 2844 आ रहा है सुमन, 34 नहीं आ रहा है, यदि मैंने गलत नहीं किया है तो। 4 और 2 6 और 6 12, एक मिनट, 9 और 17 17 17, हाँ बिल्कुल 4 आना चाहिए सुमंत। आई थिंक यू शुड चेक योर आंसर, 2844 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। 6 4 10 और 2 12 13 14, यस राइट, 2 कैरी है ना, हाँ जी बिल्कुल। चलिए समझ में आ गया सभी को, आई होप क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है ना। तो ये बिल्कुल आपकी अरिहंत का पहला ही क्वेश्चन है, देखिएगा आप ध्यान से, जो आपका चैप्टर एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या जब अपने से 10 गुने में जोड़ी जाए तो 264 हो जाती है, वह संख्या कौन सी है? When a number is added to 10 times of itself, it becomes 264. What is that number? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोशिश करिए, जल्दी से कोशिश करिए और आंसर बताइए, कम ऑन। कम ऑन गाइस, कोशिश करिए एंड गिव मी द आंसर्स। एक संख्या को जब आपने उसी संख्या के 10 गुने में जोड़ा तो 264 हो गया, तो वो नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है। हिमा का आंसर आ गया 24, एनीवन एल्स, और कोई नहीं बताएगा क्या आंसर? चलिए बहुत बढ़िया। एक संख्या संख्या हमने x ले ली, इसमें इसका 10 गुना जोड़ दिया यानी 10x जोड़ दिया, ठीक है, बराबर आपका 264 हो गया। तो 11x की जो वैल्यू आ गई, 11x का जो मान आ गया वो 264 यानी 264 हो गया। तो जो x का मान होगा वो होगा 264 अपॉन 11, ओके। तो ये आ जाएगा 24, 24 आपका आंसर होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मैं बार बार कह रहा हूं, सारे ही क्वेश्चन आपके अरिहंत के बुक के हैं, ओके। 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ या डिवाइजर्स ऑफ 960? बेसिकली आपको क्या करना है, 960 का प्राइम डिविजर निकालना है। तो आप क्या करिए, 960 का फैक्टराइजेशन करिए, उसके भाजक निकालिए सारे, ठीक है, गुणनखंड निकालिए, हिंदी में मैं कहूं तो गुणनखंड निकालेंगे आप, ठीक। जल्दी से गुणनखंड निकालिए और बताइए कितने इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम डिविजर्स कितने हैं, जल्दी से बताइए, कम ऑन। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, आई होप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, पुराने लेसन्स नहीं देखे उनको जाके पढ़िएगा, ठीक है। सुमंत कह रहे हैं 4 4, ओके, एनीवन एल्स? बबीता कह रही है 8। कितने प्राइम फैक्टर्स हैं गाइस? सर 2 होता है क्या प्राइम नंबर? बिल्कुल 2 होता है। तीन, अरे बाप रे, इतने अलग अलग आंसर। देखिए पहले आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 2 6, फिर 0, ठीक है। फिर 3 1 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 0, ठीक है। फिर 2 8 16, 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 4 8, 0। फिर 2 20 40, फिर 2 1 2, 0, ठीक है। फिर 2 5 10, 2 5 10 हो जाएगा, ये आपका 2 5 10 हो जाएगा, और ये 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, नहीं सुमंत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो आपके फैक्टर हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। तो 3, ये सभी ना, ये सभी फैक्टर होते हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है, 2 की पावर 6 है ना, इंटू 3 है, फिर इंटू 5 है। तो आप इसको 6 बार ही गिनोगे, है ना। प्राइम फैक्टर का क्या मतलब है, यही मतलब है प्राइम फैक्टर का, कि जो आपके टोटल फैक्टर होंगे वो 3 होंगे। क्यों? क्योंकि 2 आपका एक ही बार आया हुआ है, 2 आपका एक बार है, मतलब 2 टू द पावर 6 है। तो भाई 2 तो बार बार तो नहीं गिनोगे ना आप, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, यानी 3 प्राइम फैक्टर हैं किसके, 960 के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मुकेश, सुमंत, बबीता और भी जिन लोगों ने सही आंसर किया है, यदि गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 3 2 और 5 3 प्राइम फैक्टर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 41 से 80 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? अब गाइस जब मैंने आपकी इस अरिहंत की बुक के क्वेश्चंस को थोड़ा ऑब्जर्व किया
तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से बाहर हैं, यानी यूकेपीएससी की वेबसाइट में से जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उससे अलग आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए हैं अपने सिलेबस में, क्योंकि यूकेपीएससी के सिलेबस में जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आज नोटिफिकेशन नहीं आया, आ गया मैं भी अब। ओके जीतू, वेलकम। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये आपका एपी का क्वेश्चन है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक, तो आपके एपी सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि चलो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और करवा देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो आपके सिलेबस के नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन क्लास 10th की किसी ने यदि कोई पढ़ाता है आप लोगों में से क्लास 10th को मैथ्स, तो उसको ये क्वेश्चन आता होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 41 से 80 तक सम संख्याओं का योग क्या है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, सम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सम संख्याएं, 41 के बाद पहली सम संख्या 42 होगी, फिर 44 होगी, फिर 46 होगी, और इस तरीके से 80 तक पूछा गया है, तो आखिरी सम संख्या 80 होगी। ठीक है, आखिरी जो सम संख्या होगी वो 80 होगी। क्लियर है। अब जो सम का फॉर्मूला होता है, सम संख्याओं का फॉर्मूला, वो होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a1 प्लस an, है ना, a1 प्लस an। अब इन टर्म्स को जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं। an की वैल्यू आपकी 80 है, यहाँ पे जो लास्ट टर्म होता है an उसको कहा जाता है ना, n। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो n निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं ये जो आपका क्वेश्चन है आपके दिए हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन तब भी मैंने, क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो मैंने ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले में रख के। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी है, 80 हो गई। a की वैल्यू, a होता है इस सीरीज का, इस श्रेणी का पहला अंक, यानी 42। ठीक है, प्लस n माइनस वन, n माइनस वन को ऐसे रहने देंगे, और d, d होता है इस श्रेणी के बीच का अंतर, क्योंकि सम संख्या है तो सभी के बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा, यानी d की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 42 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब 80 माइनस 42 38 होता है, 38 अपॉन 2 आपका क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। 38 बाई 2 क्या होता है आपका, 19 होता है ना, और माइनस 1 यहां हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, तो n, यानी जो n की वैल्यू है वो 20 हो गई। अब ये n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, फॉर्मूले बहुत होते हैं, बिल्कुल जीतू, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ये होता है 2an प्लस n माइनस 1d होता है एक फॉर्मूला, और a1 प्लस l होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो n की वैल्यू 20 आ गई, अब इस n की वैल्यू को आप इसमें रख दो। ठीक है, तो S20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई 2, यानी 20/2। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्मूला भी होता है 20/2। a1 कितना है, 42, है ना, a और a1 एक ही चीज है, पहला टर्म 42 प्लस an कितना है, 80। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20/2, 10 इंटू 80 प्लस 42, 8 4 12 हो गया, यानी 112, सॉरी माफी, 120, 122 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1220 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एपी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था इसलिए मैंने करवा दिया, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले जब मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें भी करवाया हुआ है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी को ये एपी सीखना है तो आप क्लास 10th की एनसीईआरटी देख सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक होता है। तो चलिए, ये जो है आपका ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से कहीं से कहीं तक मैच नहीं होता, अलजेब्रा आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन क्योंकि बुक में दिया हुआ है अरिहंत की तो मैंने ले लिया है। क्या बोला गया आपसे कि 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 यदि x प्लस 3 से विभाज्य हो तो शेषफल क्या है। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो आपकी इक्वेशन है, ये यदि x प्लस 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 3 यदि इस इक्वेशन का फैक्टर है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, और x की वैल्यू इससे -3 आ जाती है ना, x की वैल्यू -3 आ जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब भी x/3 कोई एक x के फॉर्म में दिया हुआ कहा जा रहा है कि पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू ऐसे निकाल के उसमें रखना चाहिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, रिमाइंडर का मतलब आपका शेषफल आ जाएगा। तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है, क्लास 9th में पढ़ाई जाती है, रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में इसको कहते हैं शेषफल, आई डोंट नो थ्योरम को क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो -3 को आप इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 -3 का क्यूब माइनस 5 -3 का स्क्वायर प्लस
6 इंटू -3 और प्लस का 9। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 5 इंटू माइनस का 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस, ये एक साथ मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये अलग से है। फिर माइनस का 6 3 जा 18 हो जाएगा, इसी तरह से मैं कर दे रहा हूं, और प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135 माइनस का। फिर माइनस का 9 5 जा 45 हो जाएगा, फिर माइनस का 18 और प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के सभी को ऐड कर देते हैं। आप सभी का आंसर तो अलग अलग आ रहा है, 99 आ रहा है क्या माइनस का? मेरा तो कुछ और आ रहा है, -99 आ रहा है क्या आंसर? क्या मैंने कहीं गलती की है, कोई बताएगा? x की वैल्यू हो गई -3, हो जाएगा -3 का क्यूब, -5 इंटू -3 का स्क्वायर, इन +6 इंटू -3। नहीं, मिस्टेक हो गया, कहां पे मिस्टेक हुई है? किससे मिस्टेक हुई है, मुझसे आपसे? +9, मुझसे मिस्टेक हुई है आपसे मिस्टेक हुई है? 5 5 10 और 8 18, कैरी 1, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 -198 प्लस का 9 हो जाएगा। इसमें से आप 9 माइनस करेंगे तो 189 आएगा माइनस का। मेरे अकॉर्डिंग तो -189 आंसर आ रहा है, आप लोग बताएं हमसे। यस राइट, तो -189 आंसर आ रहा है गाइस। ठीक है, -189 आपका शेषफल होगा। ओके, गॉट इट। सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, सिलेबस में नहीं है, बुक में दिया हुआ था इसीलिए मैंने करवाया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से गलती हुई है तो कोई इशू नहीं है। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो अब ये जो क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या मतलब, आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। 2 4 6 8 और 98 और 100 को यदि एक साथ गुणा किया जाए तो उसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? मतलब इससे आसान क्वेश्चन इस सदी का नहीं हो सकता कुछ। कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको सिंपली 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 98 इंटू 100 कर देना है। ठीक है, तो आपका लास्ट में कितने जीरो आएंगे आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं यार, एक बुक के सारे क्वेश्चन टाइप किए हैं फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो ऑप्शन लिखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, है ना, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए। ठीक, तो कितने जीरो होंगे भाई, अंडरस्टूड है। देखो आपको क्या करना है, आपको करना है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 98 इंटू 100। ठीक है, तो कर देते हैं भाई हम। ये अब देखो यहाँ पे एक तरीका है, कैसे कर सकते हो आप। 4 6 जा 24, है ना, और 24 ये हो जाएगा 8 2 जा 16, और 8 2 जा 16 हो जाएगा। या आप ऐसे कर लो, 4 दूनी 8 8 8 8 जा 64 इंटू 6 इंटू 98 इंटू 100। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट में 2 जीरो ही आएंगे, 2 ही जीरो आएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, यस बिल्कुल जीतू, उससे भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 जीरो ही आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, 2 जीरो आएंगे। आसान क्वेश्चन था, कुछ समझाने वाली, कुछ बहुत ज्यादा कुछ बताने वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं थी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर से। 121 अपॉन 19.8 का क्या मान होगा? 121 अपॉन 19.8 की क्या वैल्यू होगी? चलिए जल्दी से बताइए। यस, ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड फ्रॉम अरिहंत, सारे के सारे क्वेश्चन अरिहंत के हैं, है ना। 30 क्वेश्चन मैंने आज लिए हुए हैं, 100 क्वेश्चन है उसमें, एक साथ तो एक क्लास में तो 100 क्वेश्चन हो नहीं सकते, है ना। तो 30 क्वेश्चन मैंने आज लिए हुए हैं और बाकी क्वेश्चन मैं आने वाले दिनों में पूरा करवा दूंगा, पूरे करवा दूंगा। ठीक है जोशी जी, बिल्कुल, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अरिहंत की बुक का नहीं है, सारे क्वेश्चन अरिहंत की बुक के हैं। तो वन, बस ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने यहाँ पे। तो 121 अपॉन 19.8 है गाइस। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, हालांकि जो इसके ऑप्शन दिए हुए होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था इसको, तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाइए, यहाँ पे जीरो लगाइए और इसको जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो जैसे इसको आप 2 से कट कर सकते हैं, उस स्टेज तक लेके जाइए जिस स्टेज तक पॉइंट ना आ जाए, जिस स्टेज तक पॉइंट ना आ जाए। तो भाई ये 1210 है, ये 198 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 से कट कर देते हैं, 2 6 जा 12 और 0 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखो 6 5 11, 6 में से 5 0, तो ये 11 से हो जाएगा, 11 9 जा 11 5 जा 11 5 यानी 55 अपॉन 9, या इसको हम कह सकते हैं 6.11111 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सुमन, बबीता, मुकेश, जीतू, वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए।
एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर एक अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में एक घटाया जाए तो भिन्न 1.5 के बराबर हो जाती है। भिन्न में कितनी है, मतलब भिन्न कितनी है, ये आपसे पूछा गया। व्हाट इज द फ्रैक्शन, है ना। यहाँ पे मिस्टर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है, प्लीज बता दें। मंगेश, कट ऑफ क्या होगी सर? सर मैं मंगेश सर, देखिए कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ना बहुत सालों बाद स्क्रीनिंग का एग्जाम हो रहा है आपका, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में भी स्क्रीनिंग का एग्जाम नहीं हुआ था। एक बार जब आप लोग पेपर दे देंगे, उसका एनालाइज करने के बाद ही कट ऑफ की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक ये होता है कि लास्ट ईयर से यदि हम कंपेयर करें तो हम कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या आइडिया लगाएं। अब देखिए मैं आपको कुछ कट ऑफ कह दूंगा तो वो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि कट ऑफ का कुछ आइडिया नहीं है। कट ऑफ हम तभी बता सकते हैं जब पिछले ईयर से कंपैरिजन करेंगे, और पिछले बार आपका कोई हुआ ही नहीं था स्क्रीनिंग का भी, है ना। बहुत पहले हुआ था, 2009 में हुआ था, 2016 में हुआ था, तो उससे कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है इस समय, ठीक है। तो कट ऑफ तो मैं अभी नहीं बता सकता, ठीक है। गुड इवनिंग दीपा, आप लेट हो गई हैं दीपा, कई सारे क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए हैं। फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए मंगेश जी, है ना। क्वेश्चन करिए और अपना 100% दीजिए। कट ऑफ का क्या है, डोंट थिंक ऑफ फॉर द कट ऑफ। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। एवरीवन, ओके। तो ईच ऑफ देम इज मोर देन द फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन इफ वन ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज सब्ट्रैक्टेड, द फ्रैक्शन बिकम इक्वल टू 1.5। क्या बोला गया आपसे कि एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर एक अधिक है, यानी जो अंश है, यानी जो न्यूमरेटर है वो x है, और जो डिनोमिनेटर है वो एक अधिक है, तो x+1 है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि अंश और हर दोनों में से यदि एक घटा दिया जाता है तो भिन्न 1.5 के बराबर हो जाता है ना। एक घटा देंगे तो -1 यहां पे भी कर दिया, -1 यहां पे भी कर दिया, तो आपका भिन्न कितना आ गया, 1.5 आ गया। क्लियर हो गया। तो 1.5 का क्या मतलब है भाई, 1.5 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट को हटा के अपॉन में 10 लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और इस 15/10 को हम लिख सकते हैं 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। इसको हमने कट करके 3/2 कर दिया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x-1 अपॉन x, क्योंकि 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा जो हमारा मेन फ्रैक्शन था वो था x अपॉन x+1, है ना। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू 3x। अब देखिए 3x को उधर लेके जाएंगे आप, या 3x को उधर लेके आएंगे, तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आएगी, 2x 3x, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। 2 आ जाएगी आपकी x की वैल्यू, तो कितना हो गया, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। 4/3 आ रहा है, 4/3 कैसे आ रहा है, 5 3 15 5 दूनी 10, मेरा तो 2/3 आ रहा है, और माइनस का ही आ रहा है। कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, एक सेकंड रुकिएगा। 1.5 के बराबर हो जाता है तो 3/2 हो गया, x-1 हो गया ये, तो 2x - 2 इज इक्वल टू 3x। 2/3 आ रहा है, 4/3 कैसे आया बबीता एंड सुमंत, मुझे तो कहीं से कहीं तक 4/2 नहीं लग रहा है। और x की वैल्यू -2 आ रही है, एक चीज और है, x की वैल्यू -2 आ रही है, -2। हाँ बिल्कुल, -2 एक मिनट में दोबारा चेक करूं जरा, ठीक है। x आपका भिन्न हो गया, और x+1 नीचे वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, -1 कर दिया, 15/10 हो गया, 3/2 हो गया, तो x-1 अपॉन x इज इक्वल टू 3/2 हो गया, तो 2x - 2 इज इक्वल टू 3x हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें यदि, चलिए मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूं, कहीं पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हो रही है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं। तो जो यहां से वैल्यू आएगी, आप एक काम करिए, 3x को इधर लेके आएंगे तो 2x - 3x इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी -2, x की वैल्यू -2 आएगी, तो -2 रख दीजिए यहाँ पे, और ये हो जाएगा -2 + 1, तो -2 अपॉन कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। कुछ गलती हो रही है, 2 आ रहा है आंसर, एक सेकंड, यदि 2 आ रहा है, 2/1 आ रहा है, तो उसका हर एक अधिक है बोला हुआ है, अधिक तो नहीं आ रहा है, कहीं पे गलती हो रही है हमसे। 2/1 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भिन्न का अंश की अपेक्षा उसका हर एक अधिक है बोला गया है। चलिए एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कहीं पे गलती हो रही है। एक भिन्न के अंश की अपेक्षा, नहीं सर पहले ही सही था, 2/3 आ रहा है, एक भिन्न की अंश की अपेक्षा उसका हर एक अधिक है, ठीक है, हर एक अधिक है, यानी x अपॉन x+1 हो जाएगा, ठीक हो गया। यदि अंश और हर दोनों में से एक घटाया जाए तो भिन्न 1.5 के बराबर हो जाती है, ठीक, तो एक घटा देते हैं,
दोनों में से एक घटाया जाए, ठीक है, -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। एक काम करते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, फ्रैक्शन को चेंज नहीं करते हैं, तो जाएगा x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1.5, तो यह आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 1.5x, ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5x और माइनस का x, ठीक, तो -1 इज इक्वल टू 1.5x माइनस x इज 0.5x, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 0.5, -1 अपॉन 0.5, तो x की वैल्यू -2 आ रही है गाइस, +2 नहीं आ रही है, -2 आ रही है, 2/1, यस। If fraction is 4/3, then 4 minus 3/2, that is 1.5 is according to the question. Yes, right. समझ रहा हूं मैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, या तो मैंने टाइपिंग में कुछ एरर किया है या कुछ ना कुछ गलती है इस क्वेश्चन में, तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं गाइस, ठीक है। हाँ, 4/3 यदि हो ऑप्शन ना, है ना, 3/4 यदि हो, हाँ बिल्कुल। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज तो और कंफ्यूजिंग है, वो तो महाराज, हमारे गूगल महाराज ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश, हिंदी में मैंने टाइप किया हुआ है और इंग्लिश में गूगल महाराज ने ट्रांसलेट किया है, तो मुझे लगता है कोई टाइपिंग एरर है ना। 30 क्वेश्चन टाइप किए हैं गाइस बुक में से देख के, वही बुक में से देख के नहीं किए हैं, जो मैंने आपको बताया था, मैंने, मेरे एक फ्रेंड है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की फोटो खींच खींच के अपने बुक की, उसमें से मैंने फिर टाइप किया है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक रही हो, नंबर में कुछ मेरे ख्याल से चेंज है, ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बाद में देखते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ओके। चलो, 1 घंटे का कौन सा भाग 50 मिनट है, विच पार्ट ऑफ 1 आवर इज 50 मिनट, चलो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को जरा। 1 घंटे का कौन सा भाग 50 मिनट है, 50 मिनट है, चलिए जल्दी से बताइए, 1 घंटे का कौन सा भाग 50 मिनट है। नहीं सर, हाई स्कूल की मैथ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्चुअली जो आपका, मैंने कह रहा हूं ना, जब मैंने अरिहंत के क्वेश्चंस देखे तो मैंने ये एनालाइज किया कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, जो आपका सिलेबस एक्चुअली दिया हुआ है यूकेपीएससी के द्वारा, उस सिलेबस के बिना भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक ये वाला क्वेश्चन है, ये 1 घंटे में 50 मिनट वाला, या इससे पहले वाला क्वेश्चन था हर अंश वाला, है ना, ऐसे को तो कोई सिलेबस में कुछ डिफाइन ही नहीं कर रखा है। ये तो क्वेश्चन पता नहीं क्यों उन्होंने दिए हैं, मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए दिए होंगे। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अरिहंत के कराऊंगा, तब मैं करवा रहा हूं, लेकिन जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है उसमें कहीं से कहीं तक इन सब टॉपिक के बारे में तो बात ही नहीं की गई है, जो भी अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आई डोंट नो अरिहंत में क्यों दे दिया उन लोगों ने, बट सिलेबस से मैच नहीं करता, इस बात के लिए मैं श्योर हूं, ठीक है, जैसे एपी हो गया। चलिए, 1 घंटे का कौन सा भाग 50 मिनट है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं, तो 50 मिनट 60 मिनट का कितना है, तो 5/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेल डन ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन फिर से देखो, अब ये क्वेश्चन देने का क्या मतलब होता है, इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको देने का कोई मतलब ही नहीं होता है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, 5/6 इंटू 2/9 प्लस 4/9 डिवाइड बाई 6/7। अब इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना। हाँ, अब देखिए, मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूंगा जीतू, लेकिन बस आई टोल्ड यू, है ना, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, बस हम उन क्वेश्चंस की तरफ टेंड कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो कहीं से कहीं तक आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन आएगा, कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने दे रखा है, आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल नेहा, कल अरिहंत के रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे हम, डोंट वरी। यूकेपीएससी के सिलेबस में कहीं से कहीं तक आपका सिंप्लीफिकेशन का वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लेकिन उस बुक में दे रखा है, तो मैंने, अब जब बुक में है तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं, क्या पता, ठीक है, अनुमान के तरह ही तो हम लोग कर रहे हैं ना सभी लोग। चलिए भाई, 5/6 इंटू, अरे क्यों ना यही सॉल्व कर दिया जाए, चलो यही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो भाई, 5/6 इंटू 2/9, तो बॉडमास का रूल लगेगा, तो आप क्या करो, इसको इसको यही सॉल्व कर दो पहले, तो 2 3 6 हो जाएगा ये, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5/9 3 27 प्लस 4/9 इंटू 7/6, तो ये 2 दूनी 4, ये 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/27 प्लस 7 दूनी 14/27, 5 और 4 9 होता है, यानी 19/27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। चलो, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जोशी सर, आई एम टोटली एग्री विद यू।
तो चलिए बढ़ते हैं, कल करेंगे रीजनिंग हम, डोंट वरी, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि देखो सिलेबस में जो है, मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, इतने सालों से एक्चुअली मैं बैंकिंग के लिए पढ़ा रहा हूं, तो एक अनुमान मेरा ये रहता, हमारा ये रहता है कि हम पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं हर चीज में, चाहे कट ऑफ की बात हो, चाहे पैटर्न की बात हो, चाहे सिलेबस की बात हो, चाहे क्वेश्चन के टाइप की बात हो, हम प्रीवियस ईयर एग्जाम से, प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जब स्क्रीनिंग का एग्जाम ही पहली बार हो रहा है, इन द सेंस पहली बार का मतलब बहुत सालों बाद हो रहा है लेक्चरर में, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और सिलेबस बहुत अंतर है, जो सिलेबस दिया हुआ है हम क्या कर सकते हैं, हम जो सिलेबस हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सीख सकते हैं, उस टॉपिक को सीख सकते हैं, उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट्स ऑल, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 19/27 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, ये क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए। कितना होगा आंसर? 6.5% का 60% प्लस एक्स मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 19.8 का 1/3। जल्दी से कौन? कम ऑन, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है गाइस, जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन बहुत हैं, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, जल्दी जल्दी दिमाग चलाइए, क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी करने के लिए। टू 2.7 आंसर आया है मुकेश का। 6.57 जीतू का। चलिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। 6.5% का 60%, ठीक है, अब मतलब यहाँ पे इंटू होगा, का मतलब ये है, यानी 6.5% का मतलब है 6.5/100, है ना, इंटू 60% यानी 60/100, ठीक है, प्लस इसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19.8 इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, या तो ये प्लस में है तो इसको सीधे उधर माइनस में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उससे अच्छा है कि पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हटा दो, ये जीरो इस पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा? इस पॉइंट को हटा के आप जीरो लगाओगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 6×5 = 30 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 6×6 = 36 और 3 39 हो जाएगा। 390 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 और 8 17 और एक 18, 3 से बिल्कुल कट होगा ये पॉइंट, आप बाद में लगा लेंगे। 3×6 = 18, पॉइंट 3×6 = 18, तो ये कितना हो गया, 6.6 हो गया। ठीक है, तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5% लिखा है, नहीं 6 क्वेश्चन है क्या? अच्छा नहीं, एक मिनट, हो सकता है 6 क्वेश्चन हो, मैं देखता हूं, रुकिए एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन 6 है क्या? नहीं 6 क्वेश्चन नहीं है गाइस, 6.5 ही है वो। हाँ 6.5 ही है वो, है ना, 6 क्वेश्चन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये 8वां क्वेश्चन है, तो 6 तो हो ही नहीं सकता, है ना, 6.5 ही लिखा है वो। हाँ जी, क्वेश्चन 6 नहीं है, मैंने नंबर डाले नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 6.6 हो गया ये, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, 1 2 3, 1 2 3, है ना, ओके, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, 0.039 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6.6। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 6.6 माइनस 0.0, एक मिनट, 0.039 माइनस कर सकते हो 6.600 और 0.039, तो ये आपका हो जाएगा 1, 9 में से 3 गया 6, 5, यानी 6.561 आपका आंसर होगा। यस बिल्कुल सही बबीता, गुड़ का गोबर हो गया, कोई बात नहीं जी, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 624 रुपए को, अब ये है आपके उसका सिलेबस का, जो सिलेबस में उसमें दिया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ है ना सिलेबस में, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 624 रुपए 3 मित्रों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में बांटे गए हैं, तो तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन आपको करा रखा है मैंने, रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आपको करवा रखा है, जल्दी से आंसर बताइए, कम ऑन, रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आपको करवा रखा है, जल्दी से आंसर बताइए।
156 आंसर किया है बबीता ने। ओके, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, अभी तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे हम। कम ऑन। वन 169 सुमंत का आंसर है। ओके, नहीं हो पा रहा है। 156 बबीता मुकेश। ओके चलिए देखिए, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका मैंने रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में बता रखा है ना, उनको जरूर रिवाइज करिए, बहुत कम टाइम है आपके पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन के रेशियो है इनको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना है। इस रेशियो को नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि 12 होगा एलसीएम। ठीक है, अब क्या करना है, रेशियो आपका कितना है, 2 कितना है, 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6, रेशियो 3 4 जा 12 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर 4 3 जा 12 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आपका नया रेशियो बन गया है ना। 12 से कोई मतलब नहीं है, 12 हमने एलसीएम लिया हुआ था। अब 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13 यानी 13 यूनिट की जो वैल्यू है, 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 624 है। आपको क्या बताना है, आपको लास्ट वाले मित्र का बताना है, तीसरे मित्र का बताना है, थर्ड थ्री पार्ट की वैल्यू आपको बतानी है, यानी 624 अपॉन 13 इंटू 3। क्या 13 से ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, 13 5 65 होता है, 13 4 आपका कितना होता है 52 होता है, 10 बचा, और 13 8 104 होता है, 13 8 104 होता है शायद, जितना मुझे पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 48 इंटू 3 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 24 और 4 3 12 और 2 14, 144 रुपीज जो है तीसरे मित्र को मिलेंगे। बिल्कुल जीतू दीपा का आंसर सही है। क्या बात बबीता, मुकेश और सुमंत, आंसर गलत कैसे हो गया भाई, आप लोग तो थे रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में। सुमंत बबीता क्या हो गया, गलती कैसे हो गई भाई, नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि आप लोग तो शुरू से पढ़ रहे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी आगे से गलती नहीं होगी, ठीक है, कोशिश करते रहिए, और आई होप अब क्लियर हो गया होगा रेशियो प्रोपोर्शन। किसी को डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, चलिए। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनरशिप यानी हिंदी में यदि मैं कहूं तो साझेदारी। हरी, ओके जल्दी कर रहा हूं मुकेश। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन दिया हुआ है वेरिएंट में, तो हमने कहा चलो करवा देते हैं, इसी बार आप लोग सीख भी जाएंगे, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो सरिता ने एक व्यवसाय को 50,000 रुपए निवेश कर प्रारंभ किया, 6 माह बाद अभिषेक 75,000 रुपए निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया, इसके अगले 6 माह बाद निशा 1,25,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गई। 2 वर्षों के लाभ में सरिता अभिषेक व निशा के हिस्सों के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बहुत आसान है। देखिए, सरिता ने एक व्यापार में 50,000 रुपए लगाए, यानी हमारे पास 3 लोग हैं, सरिता अभिषेक और निशा। ठीक है, ओके चलिए, अब सरिता ने कितने रुपए लगाए, 50,000 रुपए लगाए, 50,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके अगले 6 माह बाद इसने लगाए 2 वर्षों के बाद। अब सरिता ने शुरू किया और कितने मंथ तक चलाया, पूरे 2 साल, और 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अभिषेक ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया, 6 महीने बाद ज्वाइन किया, कितने रुपए के साथ, 75,000 रुपीज के साथ ज्वाइन किया, और 6 महीने इसमें कम हो गए, यदि 6 महीने कम हो गए तो इसने 18 महीने इसने बिजनेस किया होगा। फिर उसके अगले 6 माह बाद, यानी 1 साल हो गए, यानी 1,25,000 रुपए के साथ निशा ने केवल 1 साल काम किया, यानी 12 हो गया यहाँ पे। अब इसको शॉर्टकट में करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे एलिमिनेट कर सकता हूं, जैसे 30 यहाँ पे सीधे एक साथ, जो भी आप करोगे कट वो तीनों में एक साथ करोगे, कट हो गया। 25 इसको कट कर दो, 25 2 जा 25 3 जा 25 5 जा। अब ये देखो, ये भी आपका किससे कट हो जाएगा, 6 से कट होगा, 6 4 जा 6 3 जा 6 2 जा, जो करोगे तीनों में करोगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। बेसिकली मैंने कट किया है, तीनों में कुछ नहीं किया। आप मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते थे, तब भी एट द एंड आपका यही आता। ठीक है, समझ में आया, यानी जो सरिता अभिषेक और निशा का रेशियो होगा वो होगा 8:9:10। सबको क्लियर है पार्टनरशिप को कैसे सॉल्व करते हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन, क्या समझ में आया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे।
8:9:10। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया कैसे आया रेशियो? हाँ चलो, क्लियर है ना? नेहा को क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसतन 45.15 किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार निकालना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए औसत के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया, एवरेज के क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है क्योंकि औसत मतलब मीन भी होता है ना? मीन आपके सिलेबस में है, मीन मोड मीडियन। हालांकि वो मीन अलग होता है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 16 लड़कों का जो औसत है वो कितना है? 50.25 है। अब 16 लड़कों का औसत आया कैसे होगा? हमने 16 लड़कों की एज को सबको ऐड किया होगा, यानी ये 16 लड़कों की एज का सम होगा। इसको हमने 16 से डिवाइड किया होगा तो हमारा 15.25 आया होगा। यानी 16 बॉयज का एज का जो सम होगा वो कितना होगा? 50.25 इंटू 16 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ये सम हो गया 16 लड़कों का। उसके बाद तो बाकी बचे जो 8 लड़के हैं, यानी 8 लड़कों का सम अपॉन 8 किया होगा, तब जाके 45.15 आया होगा। तो जो 8 लड़कों का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45। अच्छा ठीक है, औसत भार है ना? ओके, भार ले लो, एज नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, भार ले लेते हैं, भार, एज ले लेते हैं, ओ सॉरी वेट ले लेते हैं। तो 45.15 इंटू 8 हो जाएगा सम, है ना? ये 8 बॉयज का हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 2 जा 32, 32 और 8 40 कैरी 4, 16 0 4 हो जाएगा, और 16 5 जा कितना होता है? 80 होता है। तो ये आपका कितना आ गया? 804 आ गया 16 लड़कों का औसतन टोटल भार, टोटल वेट ऑफ 16 बॉयज। उसी तरह टोटल बॉयज, टोटल वेट ऑफ 8 बॉयज क्या होगा? 8 पंजे 40, है ना? 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 आपका कितना? 12 कैरी 1 हो गया। ठीक है, 8 5 जा 40, 41 कैरी 4, है ना? और कैरी 4 है, और 8 4 जा 32, 32 और 4 36, ये 361.20 हो गया। अब आपको टोटल का आपको औसतन भार निकालना है, तो क्या करोगे? 16 और 8 कितना हो गया? 24 हो गया, यानी टोटल बॉयज 24 हो गए, है ना? और दोनों का सम कितना है? 804 प्लस 361.24। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? अलग अलग दिया हुआ था, दोनों को हमने मर्ज कर दिया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐड कर लो, 0 2 4 और 1 5 6 8 9 10 11, यानी 1165.20 अपॉन 24। आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड तो कर सकते हो ना यार आराम से, उसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? कम ऑन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन। यस, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? चलो भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा रखा है आपको। कौन सबसे पहले इसका आंसर करेगा जल्दी से? 60% of the students passed in the examination. The number of failed students is 400. What is the total number of students appeared in examination? Come on. देखते ही करने वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ। यस बबीता, बिल्कुल बबीता का आंसर सबसे पहले आया है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। सुमंत का भी आंसर आ गया है, नेहा का भी आंसर आ गया, जीतू का भी आंसर आ गया, मुकेश। यस गाइस, चलो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे? 100% होंगे। यदि 60% पास हुए हैं तो डेफिनेटली 40% आपके फेल हुए होंगे। और यहाँ पे फेल का आपको नंबर दे रखा है, 40% की वैल्यू आपको दे रखी है 400। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की निकालनी है, यानी आपको 100% की निकालनी है। तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 400 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 0, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहे हैं हम लोग। ओके, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? एन ऑफिस has 40% female employees. Out of them 40% women and 60%
men voted in my favor, what is the percentage of my votes accordingly। मतलब आपसे ये कहा गया है कि एक ऑफिस है, उसमें 40% महिलाएं हैं, और जो टोटल कर्मचारी हैं, है ना, आउट ऑफ देम 40% वुमेन, यानी आउट ऑफ देम का क्या मतलब है, उनमें से 40%, यानी ये जो फीमेल मेंबर है ना, इसका भी 40%, इसका 40% ने क्या किया, इसके 40% ने मुझे वोट किया, और जो टोटल मेल हैं उन मेल के 60%, टोटल मेल का 60 नहीं है ना, जितने मेल हैं, हाँ, टोटल मेल का 60% ने मुझे वोट किया। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माय वोट, यदि मुझे वोट किया है तो मेरे वोट का परसेंटेज क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, चलो मैं करवा दूं या कर रहे हैं, चलिए 1 मिनट आपको देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं बताता हूं क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, चलिए जल्दी से, कम ऑन, यू गाइस कैन डू इट वेरी इजीली, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए 52 आ गया नेहा का आंसर, एनीवन एल्स? चलिए भाई देखिए, ज्यादा वेट नहीं करते हैं, है ना, मान लेते हैं कि 100% आपके टोटल एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, 100% आपके टोटल एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 40% क्या है, फीमेल है, क्या है, 40% फीमेल हैं, तो जो बाकी बचे हुए होंगे 60% वो क्या होंगे, मेल होंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए 60% आपके मेल होंगे। अब आपसे ये कहा गया है कि जो टोटल आपके ये क्या है, टोटल वुमेन है, और ये आपके टोटल मैन है, तो टोटल वुमेन के जो 40% है, यानी अब 40 का 40% आप निकालोगे, 40 का 40% क्या है आपके 36, भाई 4 सॉरी 16, 40 का 40% कितना है 16, और 60 का 60% आपको वोट किया है, 36 लोगों ने आपको वोट किया है। ठीक है, 36 और 16 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने 100 है, 40 आपके वुमेन हो गए, 60 आपके मैन हो गए। ठीक है, तो 40 में से 16 वुमेन ने आपको वोट किया है, और 60 में से 36 मैन ने आपको वोट किया है, तो टोटल कितने हो गए, 36 और 16 कितने हो गए, 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 52 लोगों ने आपको वोट किया है ना। लेकिन आपको परसेंटेज निकालना है, 52 100 में से 52 कितना होता है भाई, 52 अपॉन 100 इंटू 100 कर दोगे आप, तो 52% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नेहा, हेमा, बबीता, जीतू, सुमंत, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, यस डेफिनेटली, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इसको भी आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, चलो वेल डन जीतू, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामपुर गांव की जनसंख्या 625 है, यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है, तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। रामपुर विलेज हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 625, बहुत कम लोग रहते हैं। इफ अ 4% इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, देन फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। जल्दी से, कम ऑन, हर साल 4% की बढ़ोतरी होती है, तो कितना होगा सेकेंड ईयर में? कम ऑन, 683 बबीता का आंसर सबसे पहले, एनीवन एल्स? 651, अरे बबीता ने आंसर डिलीट कर दिया, मतलब कहीं ना कुछ गुंजाइश है भाई, कम ऑन, चलो भाई कुछ नहीं करना है, ठीक है, देखो 4% हर साल बढ़ रहा है, 625 अभी है, ओके, तो 4% बढ़ रहा है का मतलब आपको जनसंख्या निकालनी है, दो तरीके हैं कि कितना बड़ा है पहले वो निकाल लो, फिर ऐड कर दो, या डायरेक्टली निकाल लो। 4% बढ़ने का क्या मतलब है, 104
परसेंट निकालना, तो 104/100 ये आपका 1 साल के एंड में हो गया। 2 साल के एंड में निकालने के लिए फिर से 104/100, ठीक है, तो 25 से कैंसिल हो जाएगा ये, 25 25 जा 25 4 जा, ठीक हो गया, फिर 25 4 जा हो गया ये, ठीक है। 104 का स्क्वायर क्या होता है, 104 का स्क्वायर आपका हो जाएगा ये 4 और ऐड कर देंगे तो 10816 होता है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, अपॉन 4 4 जा 16 होता है। तो अब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 16 6 जा 7 जा और 16 6 जा 676 आपका आंसर होगा। वेल डन ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना सभी को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन बहुत बचे हुए हैं अभी। ओके, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। ओके कम ऑन गाइस, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया और 20% घटा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, है ना, यू गाइस आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन, कम ऑन डू इट, जल्दी से करिए। क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना परसेंट कम होगा उसका एरिया या कितना परसेंट बढ़ेगा। 5% क्या जीतू, इंक्रीज या डिक्रीज, 5% क्या इंक्रीज या डिक्रीज। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेहा कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतू कह रहे हैं 5% लेस होगा। अच्छा जी, और कोई है जो कुछ बोलेगा। सुमंत कह रहे हैं सेम रहेगा, ओके, दो लोगों का आंसर आ गया सेम रहेगा। कम ऑन, चलिए देखिए भाई, है ना, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। एक आयत, दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, 25% बढ़ा दिया जाता है, यानी मान लो कि जो लंबाई है वो 100 है और जो चौड़ाई है वो 50 है, मान लो, ठीक है, मानने के लिए हमने कर दिया ये, है ना, लंबाई 100 है और ये 50 है। तो यदि अब लंबाई को आप 25% बढ़ा रहे हो तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, है ना, और चौड़ाई को यदि 20% घटा रहे हो तो 50 का 80% आप निकालोगे, यानी अब चौड़ाई आपकी 40 रह जाएगी। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो भाई, क्षेत्रफल क्या होता है 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 4 5 जा 20 कैरी 2 4 2 जा 8 और 2 10 4 1 जा 4 5 5000 आपका सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, सेम रहेगा। दूसरा तरीका आप मत सीखो, खाली कॉम्प्लिकेट करने से कोई फायदा नहीं है ना, आप इसी से सीखो, सिंपली जो है कुछ भी एज्यूम कर लो और उसमें घटा बढ़ा देना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक समझ में आया। अब यदि हम लोग, ये तो भाई हमने ये निकाला कि सेम रहेगा, यदि आपसे पूछा जाता कि कितना परसेंट कम होगा या बढ़ेगा, है ना, मान लो, है ना, कि भाई यहाँ पे आपने तो ये निकाल लिया, कम ज्यादा कैसे निकालते आप, डेफिनेटली बहुत आसान था, अब यदि यहाँ पे आप पे 4000 आता तो 1000 अपॉन 5000 इंटू 100 कर देते। क्या इसका कोई और तरीका है, बिल्कुल है। वो तरीका क्या है, फॉर्मूला होता है आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जरा इसमें वैल्यू को रख के देखते हैं, 25% बढ़ाया गया यानी प्लस का 25, 20% घटाया गया यानी माइनस का 20, प्लस इंटू माइनस, माइनस 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया, है ना, 25 दूनी 50 यानी 500/100 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक, और उसके बाद ये क्या बना, प्लस 25 माइनस का 25 क्या आ गया 0, यानी 0% की बढ़ोतरी आई। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप सिंपली इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 0 की जगह प्लस 5% आता तो उसके क्षेत्रफल में 5% की बढ़ोतरी होगी, यदि माइनस 5% आता तो उसके क्षेत्रफल में 5% की कमी होगी, ठीक है, रिड्यूस होगा। ओके गाइस, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया ना फॉर्मूला, पहले भी बताया मैंने, ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होता है, परसेंटेज में भी यूज होता है, ठीक। चलो अब जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन आया था फिर मैंने वापस ले लिया, मुझे पहले ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस सभी लोगों ने पढ़ा है ना मुझसे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी ने मुझसे पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास मैंने आपको करवाई थी वो सभी ने देखी है, और कुछ लोग लाइव भी थे, यस और नो, यस और नो, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो बिल्कुल बताया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही करने वाला क्वेश्चन है वो। यस सुमंत, यस एनीवन, और भी कौन कौन है जिसने परसेंटेज की क्लास पढ़ी है या प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पढ़ी है, चलो मत बताइए,
लेकिन क्वेश्चन करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देखते ही करने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी इस क्वेश्चन को करने की। आपके सामने क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचता है, पर उसे 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो पूरे पर कितना लाभ या कितना प्रतिशत नुकसान होगा? ठीक है, अ पर्सन सेल्स टू आइटम्स एट द सेम प्राइस, ऑन वन ही गेन्स 20% एंड वन एट अदर ही मेक्स 20% लॉस, so how much profit is there on the whole, what percentage of the loss was made? no profit no loss जीतू, नहीं भाई ना, यही तो गड़बड़ हो गई। नहीं 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 नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगा। चलिए, मे आई क्लियर योर ऑल डाउट, लेट क्लियर योर ऑल डाउट्स। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कि आपने दो आर्टिकल को एक ही रेट पे बेचा, एक ही रेट पे बेचा, और उसमें x% का फायदा हुआ एक में, और दूसरे में x% का ही नुकसान हुआ। तो दो कंडीशन है कि या तो आपका क्या होगा, आप बेचेंगे या खरीदेंगे। मतलब जैसे ये सेलिंग वाला क्वेश्चन है कि आपने किसी आर्टिकल को किसी दो आर्टिकल को एक ही रेट पे बेचा, और एक पे आपको x% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे में x% का लॉस हुआ। तो उस कंडीशन में सिंपली आपको -x² करना होता है। हमेशा आपको लॉस होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, हमेशा लॉस होता है, ऑलवेज इस फॉर्मूले का लॉस होता है। ठीक है, -x² यानी माइनस का 20², है ना, माइनस अलग रहेगा, बाहर रहेगा फॉर्मूले के, है ना। तो कितना हो जाएगा, 400/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो -4% का आपको लॉस होगा हमेशा। यानी जब भी आप दो आर्टिकल को एक ही प्राइस पे बेचोगे और x% का आपको लॉस होगा और उतने ही परसेंटेज का आपको दूसरे पे हानि प्रॉफिट होगा, तो उसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, माइनस बाहर x²/100, यानी हमेशा लॉस होगा। दूसरा इसका जो टाइप होता है वो ये होता है कि जैसे यहां पे आपने दो आर्टिकल को एक ही रेट पे बेचा है, यदि आप उसका उल्टा करें, यानी आप दो आर्टिकल को एक ही रेट पे खरीदें, यदि आप दो आर्टिकल को एक ही रेट पे खरीदें और एक को x% लॉस पे खरीदें और दूसरे को x% प्रॉफिट पे खरीदें, तो उस कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सभी को? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे सब लोग कमेंट सेक्शन में, मैंने पहले भी बताया है ये चीज आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन गाइस। यदि किसी को डाउट अभी भी है तो प्रॉफिट एंड लॉस का वो लेक्चर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सबको क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट में कंफर्म करेंगे सब लोग कि हाँ सर क्लियर है। चलिए जल्दी से, कमन, क्लियर है ना जीतू? चलो बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। यस बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक रुपए 5,000 बिक्री मूल्य, चलो यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक है, एक नहीं होना चाहिए था। चलो, रुपए 5,000 बिक्री मूल्य अंकित सोफा सेट को 4% की छूट पर बेचने पर व्यापारी को 20% लाभ कमाता है। तो सोफा सेट पर व्यापारी का लागत मूल्य कितना था? द मर्चेंट अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ ₹5,000 सेलिंग प्राइस फेस सोफा एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, सो व्हाट विल बी द ट्रेडर्स कॉस्ट प्राइस ऑन द सोफा सेट? क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक शॉपकीपर है, एक ट्रेडर है, उसने सोफा सेट खरीदा, खरीद के उसको 20% प्रॉफिट में बेचा, और बेचने से पहले उसने ये कहा, कुछ उसने अंकित मूल्य लगाया था, नहीं मार्क प्राइस लगाया था, उस मार्क प्राइस पे उसने 4% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो आपको अंकित मूल्य बताना है जल्दी से, कम ऑन, और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ पे 5,000 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 5,000 रुपीज। कम ऑन, करवा रखे हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस मैंने। नेहा का आंसर आ गया 4,000। चलिए बाकी लोग भी बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं गाइस। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस यदि 100% है तो मार्क प्राइस आपका क्या, सॉरी सेलिंग प्राइस आपका 120% हो जाएगा। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक आंसर आ जाता। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि मार्क प्राइस पे उसने 4% की डिस्काउंट दिया है, तो यहां से यहां तक उसने 4% का डिस्काउंट दिया है।
ठीक है ना। यदि 4% का डिस्काउंट उसने दिया है तो एमपी कितना हो जाएगा, डेफिनेटली कितना हो जाएगा 4% का डिस्काउंट का मतलब 96% की वैल्यू आप 120 एज्यूम कर सकते हो, है ना। अच्छा ऐसे मत करो क्योंकि आपको रुपीस में निकालना है। तो भाई बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 5000 दे रखा है, यानी 120% की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 5000 दे रखी है। यहाँ पे जो ये डिस्काउंट वाली बात की गई है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए की गई है और कुछ नहीं। भाई जब सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, ठीक है ना, तो आपको क्या बोला गया है कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, बस कंफ्यूज किया गया था आपको। ये जो मार्क प्राइस वाली वैल्यू आपको दे रखी थी इससे आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रखा है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया। एक सेकंड एक सेकंड, बिक्री मूल्य अंकित, ओके ओके गाइस, अंकित है ये, सॉरी माफ कीजिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया। एक सेकंड, हाँ ये जो 5000 है ना, ये जो 5000 है ये मार्क प्राइस है, दिस इज मार्क प्राइस नॉट सेलिंग प्राइस। मैं भी कहूँ कि इतना इजी क्वेश्चन वो क्यों देगा। मार्क प्राइस आपको दे रखा है कितना, 5000 रुपीज, है ना, अंकित मूल्य दे रखा है, बिक्री मूल्य अंकित, अंकित मूल्य है ये, ठीक है। हाँ ओके, थोड़ा सा ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई है, तो कैसे करेंगे, मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे भाई। तो 4% का डिस्काउंट है, तो 4% का डिस्काउंट का मतलब यदि हम एमपी को 100 मानेंगे तो 96 की वैल्यू 120 हो जाएगी, एज्यूम करके चलते हैं 96 की वैल्यू 120% हो जाएगी। आपको 100 की निकालनी है तो 120 बट्टा 96 इंटू 100 करेंगे, आप करवा रखे मैंने पहले क्वेश्चन, ठीक है। 12 8 जा 96 होता है, ये आपका 10 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और ये आपका हो गया 25, ठीक है। 2 से ये कट गया 5 टाइम, तो 25 5 जा 125, यानी जो मार्क प्राइस होगा 125% होगा, एक्सक्यूज मी, तो 125% होगा। तो जो 125% की वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, 5000। यदि किसी ने डिस्काउंट वाला क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके देख लेना। 125% की वैल्यू 5000 दे रखी है, आपको 100 की निकालनी थी, तो ये हो जाएगा 5000 बट्टा 125 गुणा 100, ठीक है। तो 25 से इसको आप कट कर दो, हालांकि 125 इंटू 250 होता है, तो ये 4 हो जाएगा सीधे सीधे, और 4000 आपका आंसर होगा। बिल्कुल नेहा का आंसर सही है, 4000 आपका आंसर होगा। मुझे सब लोग एक बार कंफर्म करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हालांकि उतना डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन मैंने ऐसे बहुत करवा रखे हैं आपको डिस्काउंट वाले में। क्या क्लियर है सभी को, मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कम ऑन गाइस, चलो जल्दी से बताओ क्लियर है। क्लियर है या नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके गाइस देखो, एक बार सभी लोग कंफर्म करो यार, ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूं फिर। सभी लोग कंफर्म करिए, कोई डाउट है, और यदि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक बार डिस्काउंट वाला सेशन देख लेना, ठीक है। तो अरियंत के बुक के जो शुरुआती क्वेश्चन थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बट अब थोड़े थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लग रहे हैं देखने में, ठीक है। तो सबको क्लियर है, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। तो गाइज आज मैं क्लास को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने बहुत सारे टाइप किए हुए हैं, ठीक है। आपको रिपीट करना है, हेमा हेमा कह रहे रिपीट करने के लिए, ठीक है। हेमा ध्यान दीजिए, रिपीट कर देते हैं जल्दी से। हेमा जी कह रही है रिपीट करने के लिए, तो मैं रिपीट कर देता हूं, जो लोग को समझ में आ गया है वो लोग भी दोबारा देख लीजिएगा। हेमा जी आपने शायद मेरे ख्याल से डिस्काउंट वाला क्लास, डिस्काउंट वाला जो सेशन था वो नहीं देखा है, ठीक है। चलिए उसको एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं अभी भी थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। देखो ये वाली वैल्यू ना आपके पास नहीं दी हुई है, ये वाली वैल्यू आपको नहीं दी हुई है एमपी, आपसे बोला गया है, आपको बस बोला गया है कि जो एमपी है, जो मार्क प्राइस है वो 5000 है, 5000 है, ठीक है, 5000 है। और आपसे कहा गया है कि जो मार्क प्राइस है उसी पे हम डिस्काउंट देते हैं 4% का, तो आपका एसपी 120 आ गया है, 120 आ गया है भाई। यदि सीपी 100 है तो एसपी 120 है। आप एमपी को ना एक्स मान लो, 100 मान के शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, आप एक्स मान लो। तो एक्स में जब आप 4% का डिस्काउंट दोगे, यानी आप एक्स का 96% निकालोगे, 4% का डिस्काउंट का मतलब 100 माइनस 4 दैट इज 96, यानी आप x का जब 96% निकालोगे, यानी x गुणा 96 अपॉन 100, तो उसकी वैल्यू आप 120 एज्यूम कर लो, या ठीक है 120 एज्यूम कर लो। आप अभी मार्क प्राइस निकाल रहे हो परसेंटेज में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 अपॉन 96 इंटू 100, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो ये 125 आ रहा है आपका, ठीक है, 125 आ रहा है। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 आ गई। 125 परसेंटेज लो चाहे ना लो उससे फर्क नहीं पड़ता, देखी है तो वहां पे ये चीज मैंने क्लियर की हुई है, ठीक दे रखा है। तो 125% की जो वैल्यू है वो आपकी 5000 हो जाएगी। आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 5000 अपॉन 125 इंटू 100,
ठीक है, क्लियर हो गया। 25 4 जा 125 4 जा, तो 4000 आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं हेमा जी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि आपने डिस्काउंट वाली जो क्लास है वो नहीं देखी है। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे जाके ना छोटा सा वीडियो है, मेरे ख्याल से बहुत लंबा नहीं है, वो क्लास बहुत लंबी नहीं है। एक बार जाके आप देख लीजिएगा, आपको थंबनेल में लिखा हुआ दिख जाएगा डिस्काउंट। यहाँ पे वहां पे कई सारे क्वेश्चन मैंने केवल डिस्काउंट के ही आपको कराए हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं आपको लगभग लगभग उससे मैच करते हुए क्वेश्चन आपके अरेंज में भी दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो गाइस कैसी रही आज की क्लास? देखो क्वेश्चन हमारे पास बहुत हैं जो मैंने टाइप किए हुए हैं। देखो ये आपके अभी हम इस क्वेश्चन में हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोग अभी हैं और ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे पास हैं अवेलेबल जो मैंने टाइप किए हुए हैं, अरेंज की बुक के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे, आज बहुत ज्यादा थक गए हैं हम। ठीक है, तो अब और क्लास को कंटिन्यू नहीं करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है। ठीक, तो कल यदि मैं सुबह क्लास ले पाया वही 10 बजे तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप लोग आ जाइएगा लाइव। कल यदि आप लोगों का स्कूल भी हो सकता है शायद। ठीक है, तो जो लोग लाइव ना आ पाए आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, सुबह भी मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की, आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, ओके, चलो सभी को मजा आया क्लास में? जीतू कह रहे हैं एकदम झक्कास। बाकी लोग, हाउ वाज द क्लास गाइस? इज इट ओके? ठीक है, हाँ कल स्कूल होगा सुमंत आपका भी। चलिए कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, और बाकी लोग यदि आप लोग आ सके 10 बजे तो जरूर आइएगा। हालांकि नॉट श्योर, मैं भी श्योर नहीं हूँ कि कल 10 बजे क्लास लूंगा नहीं लूंगा। यदि लूंगा तो थोड़ी देर पहले आपको आज की तरह टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बाकी रात वाली क्लास तो होगी ही होगी। ओके, तो गाइस अब हम लोगों से कल मिलेंगे। ठीक, ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और पुराना रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हैं जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं रिवाइज जरूर करिए। मिलेंगे कल आपसे या तो सुबह शाम दोनों टाइम। ठीक है, चलो शाम को तो मिलना ही मिलना है। या बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर।